आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। हम प्रस्तुत करते हैं खबर ठीक वक्त पर, यानी कि आप अपनी घड़ी में ला सकते हैं हमसे। आज की बड़ी खबर यह है, नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को आज शाम में सौंपा और इस्तीफा सौंपने के साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो दरअसल अपने सहयोगी यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के साथ काम कर पाने में असक्षम थे। हालात इतने खराब थे कि उनका गला दब रहा था, घुट रहा था और इस घुटन को वो और ज़्यादा बर्दाश्त तो नहीं कर पा रहे थे और वो चाहते थे कि कम से कम भ्रष्टाचार के जो तमाम इल्ज़ाम तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के दूसरे बेटे पर लगे हैं, उन इल्ज़ामों की वजह से ये दोनों नेता अपने पद से इस्तीफा दे दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसलिए राष्ट्रहित और देशहित और साथ साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन क्या नीतीश कुमार ने सिर्फ इस वजह से इस्तीफा दिया? ऐसा कतई नहीं है। नीतीश कुमार एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं। वो जानते हैं कि कब चोट करनी चाहिए। 100 सोनार की, 1 लोहार की, लेकिन नीतीश कुमार सिर्फ एक चोट से बहुत कुछ कर जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं उनकी राजनीति का असली दाव क्या है। उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, हम इसका स्वागत करते हैं। लालू जी के साथ मिलकर काम करना असंभव है। ये तो डर का गठबंधन था। वो अपनी शर्तों पे राजनीति करते हैं, अपने वसूलों पर चलते हैं। ये उन्होंने पुनः साबित कर दिया और इस संकट में पार्टी उनके साथ। अभी हम लोग देख रहे हैं, ये साल की सबसे बड़ी सियासी खबर है। ये साल का सबसे बड़ा इस्तीफा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा बम फोड़कर बिहार से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में भूचाल ला दिया है। मैंने अभी महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलकर त्याग पत्र सौंपा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के इस 10 सेकंड के बयान ने लालू प्रसाद यादव की सियासत की शतरंज के मोहरों को ही बिखेर कर रख दिया। इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर जहां अपनी सुशासन बाबू वाली बेदाग चमचमाती छवि पर पड़ रही धूल की परतों को साफ कर दिया, वहीं लालू यादव को भी पॉलिटिक्स की पिच पर हिट विकेट कर दिया। हमने कभी किसी का इस्तीफा नहीं मांगा। हमारी लालू जी से भी बातचीत होती रही है, तेजस्वी जी भी हमसे मिले। हमने यही कहा है कि जो भी आरोप लगे हैं उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए। आरजेडी की सारी रणनीति चौपट हो गई। सियासी शतरंज में नीतीश कुमार ने वो दांव चला जिसे राजनीति के दिग्गज लालू यादव भी भाप नहीं सके। 2 महीनों की उठापटक में जब नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी तो सवाल उठाने वालों की बोलती बंद हो गई। और आप भी जानते हैं कि जब हम नोटबंदी का समर्थन कर रहे थे, तो हमने साफ साफ कहा कि बेनामी संपत्ति पर हिट कीजिए, तो हम कैसे पीछे जा सकते? सवाल नीतीश की इमेज को लेकर था, सवाल बिहार की साफ सुथरी सियासत को लेकर था। नीतीश सरकार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के गंभीर सवाल थे। बावजूद इसके तेजस्वी सरकार से हटने को तैयार नहीं थे। ऐसे में नीतीश ने वो किया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। वर्तमान जो सरकार है जिसका मैं नेतृत्व कर रहा था, मुझको ये प्रतीत हो गया कि अब इसके आगे काम करना संभव नहीं है, क्योंकि मेरा कमिटमेंट बिहार के प्रति है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने इस्तीफे का मन कुछ दिनों पहले ही बना लिया था। बताया जा रहा है कि नीतीश ने अपने इस्तीफे से पहले राहुल गांधी से भी बात की थी और जब नीतीश ने अपने विधायकों की इमरजेंसी बैठक बुलाई तभी इस बात का कयास लगने लगे थे कि नीतीश कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। ये हमारे अंतरात्मा की आवाज है। हमने कई बार सोचा, अनेक दिनों से यह बात मेरे मन में चल रही थी, कोई रास्ता निकल जाए। हमने राहुल जी से भी बातचीत की और आप सब जानते हैं उनका भी अब तक का जो रुक रहा है उसको देखते हुए, क्योंकि उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, तो ये सारी बातें थी, इसको देखते हुए कुछ ऐसा तो कीजिए। नीतीश कुमार के इस्तीफे से बिहार की सियासत में बड़ी हलचल मचना तय है, लेकिन इसका असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। इससे एनडीए को नीतीश के रूप में एक नया साझेदार मिल सकता है, एक ऐसा साझेदार जो 2014 के चुनाव से पहले अलग हो गया था। नीतीश कुमार का दांव हिंदुस्तान की सियासत को पलट सकता है। अब आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में नीतीश और बीजेपी की दोस्ती का रंग साथ नजर आ जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। पटना से रंजीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने देखा किस तरह से नीतीश कुमार ने अपनी बाजी चली, लेकिन अभी आपके लिए एक बड़ी खबर हम लेकर आ रहे हैं। सुशील मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना किसी शर्त के भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को अपना समर्थन देने को तैयार है। यानी कि एनडीए के 58 विधायक
भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ तमाम सदस्य दल एनडीए के नीतीश कुमार को समर्थन देने को तैयार हैं। नीतीश कुमार के पास अभी जो बहुमत है, नीतीश कुमार के पास 71 विधायक हैं, 71 और उसके साथ साथ 58, कुल मिलाकर 129 विधायकों का समर्थन अब नीतीश कुमार को मिल सकता है। आइए आपको दिखाते हैं सुशील मोदी क्या कह रहे हैं। लगातार जनता दल यू भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक स्टैंड लिया था और हम लोगों ने कहा था कि हम करप्शन के मुद्दे पर जनता दल यू के साथ खड़े हैं। और हम लोगों को खुशी है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया, राजद के सामने घुटना नहीं टेका, कांग्रेस ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, करने से इनकार कर दिया और उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो एक बड़े मुद्दे को लेकर, एक करप्शन के मुद्दे को लेकर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। हम इसका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्यावधि चुनाव के पक्ष में नहीं है। देखिए, अभी हम लोगों ने नीतीश जी को फोन किया था, नितिन राय जी ने, मैंने मंगल दिन, और उनको बधाई दी है। और दूसरा कि बीजेपी ने तय किया है कि हम नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे, तो इसलिए हमने फोन करके उनको यह बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में कोई अस्थिरता नहीं चाहती है। इसलिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम जो भी सरकार बनेगी उसका हम समर्थन करेंगे, हम सहयोग करेंगे। तो हमने उनको बता दिया है। तो अब स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अपना पूर्ण समर्थन कर रही है नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार की अगुवाई में ही बिहार में अब सरकार चलेगी और बाहर से या फिर सरकार में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के घटक दल मिलकर समर्थन देंगे। स्पष्ट हो चुका है ये सब कुछ। रजनीश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पटना से, और मुरलेश जी हमारे साथ हैं, और उसके साथ साथ कांग्रेस से प्रदीप आदित्य जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कुछ ही देर में जफर इस्लाम साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। रजनीश, हम आपसे समझना चाहते हैं कि इस्तीफे के साथ मुश्किल से 2 घंटे के भीतर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने यह तय कर लिया कि बिना शर्त समर्थन देना है और उसमें कहीं कोई संदेह की स्थिति नहीं है। तो क्या यह माना जाए कि बहुत जल्द सरकार में शामिल होती हुई दिखाई देगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दल? बिल्कुल, देखिए, इनकी बातों से एक बात तो बिल्कुल तय है कि ये सारी तैयारी पहले से थी, सारा कैलकुलेशन किया हुआ था। बीजेपी ने तय कर लिया है कि बिना शर्त सरकार को समर्थन, यानी सरकार के साथ वो आने को तैयार है। नीतीश कुमार के चेहरे के साथ वो फिर से एक बार काम करने को तैयार है। नीतीश कुमार के साथ 17 साल का साथ उनका रहा है, ऐसे में उनको कोई परेशानी नहीं कि फिर से वो नीतीश कुमार के साथ आ जाएं। और जिन मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार लालू यादव से अलग हुए हैं वो बीजेपी के लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट है, उनके लिए पॉइंट अप है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि 3 दिन पहले मैं बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ पटना में था और उन्होंने हमें कागज पर कैलकुलेशन समझाया था कि किस तरीके से हम और नीतीश कुमार सरकार बना सकते हैं। उस वक्त उन्होंने ये भी कैलकुलेशन समझाया था कि अगर एनडीए के कुछ घटक बाहर भी रहते हैं तो हमें परेशानी नहीं होगी, कैसे हम आराम से वो आंकड़ा पा लेंगे। तो ये तैयारी कहीं ना कहीं बीजेपी की पहले से थी और बीजेपी के बैक ऑफ माइंड में थी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने यह बयान दिया था कि हम नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन देने को तैयार हैं। यानी बीजेपी पहले से ये मन बनाकर तैयार थी कि जब भी ऐसी परिस्थिति आएगी वो नीतीश कुमार के साथ होंगे। जी, एक और बड़ा सवाल जिसके बाद हम आपसे विदा लेते हुए और अपने मेहमानों से सवाल पूछेंगे। अब इसमें रामविलास पासवान की एलजेपी और जितिन प्रसाद के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि जितिन मांझी की बड़ी दिक्कत स्थिति हो जाएगी। नीतीश कुमार से बगावत उन्होंने की थी, सत्ता संभाली थी, और रामविलास पासवान को तो ऐसा लग रहा था कि वो अपनी राजनीति की दुकान आगे चला सकते हैं क्योंकि नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ नहीं है। इन दोनों पार्टियों के लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देखिए, एनडीए के मैंने जैसा कहा, इसलिए मैंने कहा था कि जो मुझे कैलकुलेशन समझाए गए थे उसमें एनडीए के घटक दलों के बारे में बात हुई थी। जी, रामविलास पासवान बहुत कुछ नहीं कहेंगे, केंद्र में वो हैं और वो शायद कन्विंस हो जाएं। जीतन राम मांझी अकेले अपने विधायक अपने पार्टी से, उपेंद्र कुशवाहा एक घटक हैं जिनको कुछ परेशानी हो सकती है। उनको नीतीश कुमार से परेशानी सैद्धांतिक तौर पर रही है और दोनों पहले साथ थे, अब अलग हुए, तो उनके एक विधायक है, तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर आरएलएसपी बाहर भी रहती है फिर भी एनडीए के बाकी घटक दलों को बिहार में संभालना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। जी रजनीश, बहुत धन्यवाद इस बातचीत और जानकारी के लिए। एनके सिंह साहब, उर्मिलेश जी, प्रदीप आदित्य जैन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है इस चर्चा में। सिंह साहब, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, क्या हम ये माने कि आज नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि उनसे बड़ा कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ शायद बिहार में कोई नहीं है?
वक्त कैसे चुनना चाहिए, कहां चोट करनी चाहिए और एक चोट में सबको चारों खाने चित कर देना चाहिए? नहीं, बिहार में एक मसल है, जूता भी खाया प्याज भी खाया, तो जूता शब्द थोड़ा पेजोरेटिव है, इसलिए हम इसको इग्नोर भी कर जाएं। जी, आप जरा सोचिए, अगर यही करना था तो क्या बुरा था कि आप लालू को छोड़ के अच्छा वाला थे। लालू कोई आज के करप्ट है, ये बात तो ऐसा तो नहीं है जी। चारा घोटाला उसके पहले भी हुआ था। लालू उस समय युधिष्ठिर नजर आते थे नीतीश कुमार को। जब बीजेपी का साथ छोड़ा तो उस समय युधिष्ठिर कहां से लालू नजर आते थे। तो बहुत सीधी सी बात है कि अपॉर्चुनिस्ट है, कैलकुलेशन गलत हो गया। तो आज ये स्थिति है कि नीतीश की का संकट ये है कि या तो अपनी सेकुलर इमेज बचाए जी, या ऑनेस्ट इमेज बचाए। तो उन्होंने प्रेफर किया कि हम ऑनेस्टी रखें कि सेकुलर। अब एक बात आप समझ लीजिए, आज के इस फैसले के बाद जी, अब अगर ये बीजेपी से बाहर का समर्थन लेके सत्ता में आते हैं और कहते हैं मैं संविधान में निष्ठा व्यक्त करके और चीफ मिनिस्टर बनता हूं, तो लोग के लिए एक मजाक होगा नीतीश कुमार का ये शपथ लेना। दूसरा ये होगा कि बीजेपी के साथ आपके आने से बहुत सीधी सी बात है कि बीजेपी अपना सपोर्ट बेस हमेशा बढ़ाएगी। बिल्कुल, आपको दोयम दर्जे का लीडर होके रहना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी होगी। लिहाजा कम से कम लालू के साथ थे तो वो इमेज बनी हुई थी। अब आपको बीजेपी के साथ दोयम दर्जे का लीडर, और जब 19 आएगा, 2019 आएगा या 20 का चुनाव राज्य का आएगा, तो उस समय आपकी हैसियत एक बहुत ही अदना लीडर की होगी। या तो आप बीजेपी में मर्ज कर जाए, भूल जाइए सेकुलर इमेज जी, या एक बीजेपी के सेकंड क्लास सिटीजन के रूप में आप रहे। ये नीतीश कुमार की नियत। आपने बड़ा कठोर आकलन अभी किया है, लेकिन स्थिति यही है, इसमें कोई शक नहीं है कि आज नीतीश कुमार के लिए वाकई में स्थिति बड़ी गंभीर हो सकती है। लेकिन प्रदीप जी, मैं आपसे समझना चाहूँ कांग्रेस की स्थिति आपके लिए तो बड़ा संकट है साहब। आपने बैकडोर एंट्री मारी थी और बस बिल्ली के भाग से छीका फूटा। 27 विधायक आपके हो गए थे, जिसने की कल्पना आपने सपने में नहीं की थी। अब तो आपका सपना चूर चूर हो गया। पहले 4 हुआ करते थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी भी आपके प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हम बातचीत के जरिए सुलह सफाई कर सकते हैं। आप लोग भांग खा के सोते हैं क्या? नहीं, आपका इस तरह का आरोप लगाना नितांत गलत है। हम भांग खा के नहीं सोते हैं, और जो भी बात कहते हैं कोई हड़बड़ी या जल्दबाजी में नहीं कहते। हमारा गठबंधन धर्म का निर्वाह हमने किया जी, और राहुल जी का ही नेतृत्व था कि ये महागठबंधन पूरे बहुमत के साथ बिहार में सत्ता में आया। अभी नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। भारतीय जनता पार्टी के वक्तव्य गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले आने लगे। किस तरह से आज नीतीश उनके लिए प्यारे हो गए, लेकिन हमने एक भी शब्द अभी गठबंधन के खिलाफ नहीं बोला है। जब आधिकारिक रूप पर नीतीश कुमार जी ये कहेंगे कि गठबंधन टूट गया क्योंकि वो गठबंधन के नेता हैं, हमारा प्रयास यही है और यही हमारे पार्टी का प्रयास। गठबंधन टूटने का इंतजार आप कर रहे हैं, मतलब समर्थन दिया था। प्रदीप जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपनों को भी आप लोगों ने पीछे छोड़ दिया। अब गठबंधन अभी भी टूटने का इंतजार कर रहे हैं आप। वाकई में मैंने शायद अतिशोक्ति नहीं कही थी पहले, मुझे लग रहा था शायद मैंने कठोर शब्द का इस्तेमाल कर दिया, लेकिन शायद वो बात लगती नहीं है। गठबंधन बचा कहां है? मुझे मौका देंगे 2 सेकंड? हाँ बिल्कुल, जफर साहब भाई, आपको तो बधाई देनी पड़ेगी। आपने तो बिहार में वो कर दिया जो आप हमेशा करना चाहते थे। जिस तरह से नीति नहीं, देखिए मैं रोड पे बैठा हूँ, मेरे सामने टेलीविजन सेट नहीं है जी, इसलिए मैं ये नहीं देख पा रहा हूँ कि कौन प्रवक्ता कांग्रेस से बोल रहे हैं। लेकिन मैं प्रदीप जैन जी हमारे साथ हैं, जफर साहब उनको जवाब देना चाहता हूँ। हेलो जी बताएं जफर साहब जी। तो जी मैं ये कह रहा था कि देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है उसको वेलकम करने का, उसका सिर्फ एक मुख्य कारण है जी कि हमारी लड़ाई है करप्शन से। हमारी पॉलिसी है 0 टॉलरेंस करप्शन के प्रति, और इसमें अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि वहां का मुख्यमंत्री हो, एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो, वो अगर इस चीज़ को मानते हुए और उसकी भी पॉलिसी हो, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव हो कि हम करप्शन पे 0, मेरी पॉलिसी है 0 टॉलरेंस पॉलिसी हो, ऐसे में अगर वो रिजाइन करके आता तो उसका हर व्यक्ति, देश का हर व्यक्ति को वेलकम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वेलकम करती है, इसलिए कि इससे प्रधानमंत्री के
उस शुरू से काम करते हैं, जो डेमोन्स्ट्रेट किया है 3 साल में कि हर करप्शन के चार्जेस से दूर रह के करप्शन के खिलाफ लड़ाई की है। जफर साहब, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। जफर साहब, मैं क्षमा चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर यहां पर आ रही है, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं, प्लीज मुझे यहां पर एक बड़ी खबर बतानी है। अभी अभी खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार में शामिल हो सकती है। जेडीयू और बीजेपी के नेता अभी राज्यपाल से मुलाकात करने राजभवन की तरफ जा रहे हैं। बड़ी खबर अभी आ रही है कि बीजेपी के नेता अब शामिल हो सकते हैं सरकार में। साझा सरकार बिहार में बीजेपी और जेडीयू की बन सकती है, इसकी संभावनाएं काफी प्रबल हैं। जेडीयू के नेता और बीजेपी के नेता राज्यपाल से मिलने राजभवन की तरफ जा रहे हैं। कुल मिलाकर अब स्थिति यह है कि 2015 में चुनाव से पहले जो माफ कीजिएगा 2013 में चुनाव से पहले जो स्थिति थी, शायद वही स्थिति एक बार फिर अवतरित होती दिखाई दे रही है। यानी कि अब ऐसा लगता है कि बीजेपी और जेडीयू की साझा सरकार बिहार में अगले 3 साल तक रहेगी। मैं क्षमा चाहता हूं जफर साहब, मैंने आपको बीच में रोका था, लेकिन अब जरा आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं। जब आप वहां पर सरकार नहीं बना पाए और महागठबंधन की सरकार बनी थी, तो नीतीश कुमार से आप लोग बड़े नाराज थे, बड़ा अफसोस था आप लोगों को। लेकिन आज वो तमाम नाराजगी धुल गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर दी है, या आपको लगता है कि गठबंधन तोड़कर उन्होंने आपके साथ आकर बहुत अच्छा काम किया? देखिए, मैं ये नहीं जानता हूं कि ऐसा कोई अभी डिसीजन हुआ है और हमारी पार्टी के लेजिस्लेटर्स जो है वो राज्यपाल के पास जा रहे हैं, इसकी मुझे अभी कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन मैं अगर ऐसा हुआ तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ये बिल्कुल सही डिसीजन होगा कि प्रदेश की जनता के हित में जो सबसे बेहतर फैसला है, जो कि डेवलपमेंट का काम कर सके, जो प्रदेश की जनता के हित में काम कर सके, जो करप्शन के खिलाफ काम कर सके। आप देखिए, एक ऐसा गठबंधन जिसमें लालू यादव खुद कन्विक्टेड है, लालू यादव के बेटे जो है पूरा परिवार जो करप्शन से लपेट है। जफर साहब, मैं बहुत छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आप जब चुनाव में गए थे तो उस वक्त नीतीश कुमार आपके खिलाफ थे, और उस वक्त आप लोग को यही लगता था कि नीतीश कुमार ने बड़ी भारी गलती की है, तो आज उन्होंने गलती सुधार ली या आप उन्हें मनाने में सफल हो गए? देखिए, अगर मैं तो एक हिंदी का कहावत है, हिंदी में हम लोग अक्सर कहते हैं सुबह का भूला शाम में लौटे, वो उसको भूल नहीं कहते। अगर ऐसी कोई संभावना बनती है जिससे प्रदेश की जनता के हित में अच्छा काम हो सके, प्रदेश के हित में अच्छा काम हो सके, तो इसको पूरे देश के लोग इसका वेलकम करेंगे। इसलिए कि लड़ाई करप्शन की है, देश को लूटते हैं, देश की संपत्ति को लूटा है पॉलिटिकल पार्टी ने, और खास के कांग्रेस और आरजेडी ने। चलिए, मैं यही सवाल मैं जरा उर्मिलेश जी के पास लेकर आता हूं। उर्मिलेश जी, इससे पहले कि मैं आपसे बात करूं, आइए आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि सुशील मोदी ने समर्थन की बात स्पष्ट तौर से कर दी है। और हमने अभी आपको बताया, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि राज्यपाल से मुलाकात करने बीजेपी और जेडीयू के नेता पहुंच रहे हैं। सुशील मोदी ने क्या कहा, बिना शर्त समर्थन देने की बात, जरा पहले देख लीजिए। जनता दल यू के और नीतीश कुमार को हम नेता निर्वाचित करेंगे और बीजेपी भी सरकार में शामिल होगी। कब ये बैठक होगी? ये सब होगा, ये सब आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन बीजेपी ने तय किया कि वो सरकार में शामिल होगी और नीतीश कुमार को समर्थन देने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। तो अब ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि न सिर्फ बीजेपी ही सरकार में शामिल होगी, बल्कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री के तौर पर सुशील मोदी। शायद यही पुराना फॉर्मूला बनता दिखाई दे सकता है उर्मिलेश जी, यानी ढाक के 3 पात, सब कुछ किया, लड़ाई की, झगड़ा किया, और उसके बाद सुलह सफाई कर वापस घर वापसी। देखिए, ऐसा है कि एनके सिंह ने जो टिप्पणी की, मैं उसको पूरी तरह से सहमति जाहिर करते हुए बस एक वाक्य और जोड़ना चाहता हूँ जी, कि भाई 2015 का जब चुनाव विधानसभा डिक्लेयर हुआ तो लालू प्रसाद यादव को सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार को जीरो टॉलरेंस करप्शन के प्रति जो रखते हैं प्रधानमंत्री जी की तरह, उनको भी मालूम था कि सजा याफ्ता वो हैं, लेकिन उस समय बिहार के बागों में बहार थी जी, और दोनों एक दूसरे से बांसुरी बजा रहे थे बागों में कि हम चुनाव जीतेंगे और कम्युनल बीजेपी को, कम्युनल फासिस्ट बीजेपी को रोकेंगे। ये शब्द हमारे नहीं, उनके हैं जी। अब
FIR केवल है तेजस्वी यादव पर, जो लालू प्रसाद यादव के महाभ्रष्ट बेटे हैं अकॉर्डिंग टू नीतीश कुमार और बीजेपी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका भ्रष्टाचार साबित नहीं हो सकता या कोर्ट उनको बरी कर देगी, मैं कोई अटकल नहीं लगा रहा हूं, लेकिन याद कीजिए कि लालू प्रसाद सजा याफ्ता थे जब बागों में बहार थी, और ये FIR याफ्ता हैं। अभी तक FIR याफ्ता बीजेपी के अनेक मंत्री हैं, यहां तक कि केंद्र के भी मंत्री हैं। व्यापम से लेकर ललित गेट तक न जाने वसुंधरा राजे के सरकार में जो लोग हैं, अभी अभी छत्तीसगढ़ के एक बहुत बड़े नेता जो मुख्यमंत्री के बाद सबसे ताकतवर हैं, उनके बारे में एक बड़ी खबर आई है अंग्रेजी अखबार में। लेकिन ये अलग बात है कि देश के मीडिया का बड़ा हिस्सा बीजेपी के अंदर के करप्शन को नहीं दिखाता, और बीजेपी सरकार ने बहुमत पाने के बाद भी लोकपाल आज तक नहीं बनाया। तो करप्शन भारत के सिर्फ विपक्ष में है, और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई करप्शन नहीं है, चाहे जितने ढेर लगे हों करप्शन के, क्योंकि आपने जांच नहीं करने दी है और मीडिया आपके पास है, मीडिया को आपने लगभग कब्जा कर लिया है। तो कुल मिलाकर मेरा यह कहना है कि नीतीश कुमार महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी बनने जा रहे हैं। यस देखिए, अगर नीतीश कुमार ने अपने बल पर सरकार बनाई होती, एक सेकुलर डेमोक्रेटिक सरकार बिहार में, मैं समझता हूं कि जनता खैर मकदम उनका करती। लेकिन आज की तारीख में एक तरह से ये कू है, एक तरह से ये सत्ता का अपहरण है, एक तरह से जनादेश का अपहरण है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी और उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं बन सकता था। जो 17 साल आदमी रहा बीजेपी की गोद में बैठा हुआ, उसका नहीं बिल्कुल बनना चाहिए था। लेकिन 2015 में ये नौटंकी क्यों आपने की? आपने डीएनए से लेकर तमाम चीजों का जिक्र किया। तो मेरा ये कहना है कि करप्शन के बारे में ये जो बिल्कुल ये निशानदेही है, जो सेलेक्टिव जो आपका जो ये जीरो टॉलरेंस है, ये जफर इस्लाम साहब से इस बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच आइए चलते हैं पटना, वहां पर तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। रजनीश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रजनीश, तो अब बीजेपी ने कह दिया है कि वो सत्ता में शामिल होगी, तो क्या मान लिया जाए सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री और जो पुराना फॉर्मूला था उसी आधार पर एक बार फिर से सरकार में साझा सरकार बीजेपी और जेडीयू की बनती दिखेगी? बिल्कुल, देखिए अगले चंद घंटों में बहुत कुछ होने वाला है। अभी अभी जो हमारे पास खबर आई है वो ये आई है कि बीजेपी ने समर्थन पत्र राजभवन भेज दिया है। थोड़ी देर में बीजेपी के विधायक मुख्यमंत्री आवास नीतीश कुमार से मिलने भी पहुंच सकते हैं। और ये भी खबर आ रही है कि अगर आज ये शपथ पत्र और ये तमाम लोग वहां पहुंच के नीतीश कुमार से बातचीत हो जाती है, एक कैबिनेट पर चर्चा हो जाती है, तो कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ भी ले सकते हैं। इसकी भी चर्चा है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसकी पूरी संभावना है कि नीतीश कुमार कल शपथ भी ले सकते हैं। अभी थोड़ी देर में हो सकता है जो बीजेपी के तमाम विधायक हैं वो नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। जी, आज की बड़ी खबर लगातार हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा लगता है बिहार में घटनाक्रम इतनी तेजी से बदल रहा है कि आप जितनी देर ब्रेक्स में रहे उतनी देर में कुछ नई बातें निकल कर आ जाती हैं। बीजेपी राज्य भवन में समर्थन पत्र दे चुकी है, यह बात स्पष्ट है। जेडीयू विधायक जो है वो राज्यपाल से मिलने पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार आज ही सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं, ये बातें अभी तक हो रही हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री निवास पर बीजेपी के विधायक पहुंचेंगे और ऐसा मैं बता दूं, अगर आप जी सिंह साहब देखिए, इसकी प्रक्रिया ये होगी कि चूंकि ऑलरेडी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो अब राज्यपाल को डिटरमाइन करना है कि बहुमत किसके साथ है, लीडर ऑफ द हाउस कौन हो सकता है, ये उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। तो पहला काम बीजेपी करेगी, जो सदस्य जा रहे हैं पहले वो जाके एक अपना पत्र देंगे जिसमें सपोर्ट को वो कहेंगे कि हम इनको सपोर्ट करते हैं असेंबली के लीडर के रूप में। जैसे ही वो कहेंगे तो नीतीश कुमार क्लेम स्टेक करेंगे। क्लेम स्टेक करेंगे तो गवर्नर उनको कल परसों जब भी चाहे बुला सकता है। पर मुझे ये लग रहा है कि बीजेपी इतनी हड़बड़ी में क्यों है? अरे भाई, सत्ता तो मिल ही गई है, किसी तरह मिली हो, मिल गई है तो 4 घंटा रुक जाते। अभी आधे घंटे पहले तो आपने ये अनाउंस किया कि 3 सदस्यीय कमेटी होगी, कमेटी विल लुक इनटू द प्रोस्पेक्ट्स और तब वो डिसीजन लेगी, और आधे घंटे बाद आपका एमएलए मिलने चला जा रहा है। तो इतनी सत्ता की असल में इसके पीछे कहानी छोटी सी है। जफर साहब को शामिल कर लूं, मैं उनके लिए भी फायदेमंद होगा। जो हम लोगों की जानकारी है कि जनता दल यू में नीतीश कुमार
के खिलाफ, नीतीश कुमार के इस स्टैंड के खिलाफ विधायकों का एक छोटा हिस्सा है, बहुत बड़ा नहीं लेकिन है, और दर्जन भर से ऊपर लोग हैं। शायद उस आशंका के मद्देनजर कि कहीं वो रिजाइन न कर दें, कहीं कोई और खुराफात न कर दें, क्योंकि दल बदल विधेयक में वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एप्रीहेंड किया है बीजेपी ने कि सब कुछ स्मूथ हो, रातों रात कुछ हो जाए, तो हो सकता है कल ही शपथ करा दें या बिल्कुल। या जब भी अभी खबरें यही आ रही है कि शपथ की बात भी कल ही हो सकती है। प्रदीप जी, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, जफर इस्लाम साहब, आपके बैठते बैठते में ही देखिए घटनाक्रम कहां से कहां पहुंचता दिख रहा है, और अभी जो हमें खबरें मिल रही हैं उसके आधार पर यह माना जा रहा है कि आज रात में ही राज्यपाल के पास सरकार का दावा और पेश करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि अभी कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद कल सुबह शायद शपथ ग्रहण भी हो जाए। बस इतना समझा दीजिए कि अगर ये सब पहले से तय नहीं था तो इतनी जल्दी आप लोगों ने फैसला कैसे कर लिया? क्या ये वाकई में संभव है? देखिए, जहाँ तक मैंने पहले कहा है कि हमारी लड़ाई करप्शन से है, और ऐसे में अगर कोई पार्टी हमारा साथ देती है तो हम उसको ज़रूर खैर मकदम करेंगे, वेलकम करेंगे। और ऐसे में अगर वो साथ हमारे साथ, इसकी पुष्टि अभी नहीं है कि सरकार हम साथ बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, ये आपके चैनल के माध्यम से मुझे पता चला। मैं लाइव जफर इस्लाम साहब समर्थन पत्र, जफर इस्लाम साहब समर्थन पत्र दिया जा चुका है, समर्थन पत्र राज्यपाल को दिया जा चुका है। सुशील मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि हम सरकार में शामिल हो रहे हैं, और ये बात हम दिखा चुके हैं, उनकी कथनी दिखा चुके हैं। अब इसमें कोई नहीं, मैं रोड पर बैठा और टेलीविजन स्क्रीन मैं समझ सकता हूं, इसलिए चाहता हूं, नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि एक बहुत ही अच्छा फैसला है। बस हम इतना जानना चाहते हैं कि फैसला इतनी तत्परता से आप ले पाते हैं क्या? लिए बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जफर इस्लाम साहब, आप भी एक राजनीतिक पार्टी में एक लंबे अरसे से हैं, और उसके पहले भी आपका बड़ा अच्छा इतिहास रहा है। बस इतना बता दीजिए, कोई राजनीतिक दल चुटकियों में फैसले लेता है क्या? नहीं, देखिए, कभी कभी ऐसी समीकरण बनती है, ऐसे सिचुएशन इवॉल्व होते हैं कि उसमें आपके पास, देखिए इस वक्त अगर देखिए डायनामिक्स क्या है और जो नंबर्स किस तरह से देखे जा रहे हैं। नंबर्स अगर बीजेपी और जनता दल साथ आती है तो किसी तरह की अनसर्टेनिटी नहीं रहती, और हम चाहते हैं कि 5 साल तक सुबह तक भी नहीं रहती, अनसर्टेनिटी ना रहे। कम से कम वो टीम, कम से कम आपकी वो टीम जिसको आपने मनोनीत किया था, उसे तो पटना पहुंच जाने देते। बनाते हैं तो इससे अच्छा कोई डिसीजन नहीं हो सकता। मैं सिर्फ इतना समझना चाह रहा हूं हमारे दर्शकों के लिए कि जिस टीम को आपने मनोनीत किया था, उस टीम को आप कम से कम पटना पहुंचने तो देते। उससे पहले ही आपने सब कुछ तय कर लिया, तो यानी कि जो प्रक्रिया की बात आप करते हैं उसका तो कोई मतलब है ही नहीं ना। फिर टीम अनाउंस करने की जरूरत क्या थी? पहले ही कह देते। सीपीबी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला था तो उतना तो वेट कर लेते। नहीं, देखिए, उसको मैं इस तरह से समझाऊंगा कि देखिए, लीडरशिप को बराबर डिस्क्रेशन रहता है। जब सिचुएशन साफ नहीं हो और उसमें थोड़ी क्लैरिटी ना नहीं होती है। खैर, चलिए, हम समझ सकते हैं जफर इस्लाम साहब, एक प्रवक्ता की मुश्किल हम समझ सकते हैं। ये मुश्किल सवाल होते हैं और इसका जवाब दे पाना आमतौर पर बड़ा मुश्किल होता है, जनता भी समझती है इसको। लेकिन प्रदीप जैन जी, पार्टी का स्टेप इन करना बड़ी नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, आप उसको डिफेंड करेंगे, लेकिन हम सब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। हड़बड़ी थी, पहले से सब कुछ तय था, यह माना जा सकता है। प्रदीप जैन जी, अब जरा बताइए, अब कांग्रेस, प्रदीप जैन जी, अब जरा ये बताइए, आपके प्रवक्ता ने कहा हम अभी भी सोच विचार कर लोगों को मना सकते हैं। भाई, आपके पास मौका है क्या? आपके पास गोवा का तजर्बा पहले से था, आपके पैर के नीचे से जमीन खींच कर ले गई भारतीय जनता पार्टी, आप कुछ नहीं कर पाए। बिहार में भी आप कुछ नहीं कर पाए, तो आप मान लीजिए ना कि राजनीति में आप बड़े शिथिल पड़ गए हैं। आप एक ऐसी पुरानी मशीन है 142 साल पुरानी, जो बड़े मुश्किल से खर्र खर्र करके चलती है। एक गंदा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का सामने आया है। अजय जी जी, भारतीय जनता पार्टी का एक गंदा चेहरा। 10 मिनट पहले उनके पार्लियामेंट्री कमेटी 3 सदस्यीय एक कमेटी बनाती है, अब उनके मोदी जी, सुशील मोदी, तत्काल समर्थन देने चले गए। पूरे देश के अंदर कोई विचारधारा नहीं, कुर्सी कैसे हथियाई जाए, इनका ये चेहरा।
कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बना सकते हैं। माफ कीजिएगा प्रदीप जी, लोकतंत्र की प्रदीप जी मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी अब अगर विचारधारा और के ऊपर देखिए, नहीं मैं आपसे पूछता हूं, आप किस विचारधारा की बात कर रहे हैं? आप किस विचारधारा की बात कर रहे हैं? जिस लालू प्रसाद यादव के साथ राहुल गांधी मंच नहीं साझा करना चाहते थे, उसके साथ मिलकर आपने सरकार बना ली, तब आपको शर्म और विचारधारा नहीं आई, तब भ्रष्टाचार आपके आड़े नहीं आया। आज आपके पास विचारधारा आ रही है। बात बताइए, आप मानिए कि आप शिथिल हो गए, सेकुलर ताकतों, आप मान लीजिए कि आप शिथिल हो गए, आप मान लीजिए कि आज मौजूदा राजनीति में आप बिल्कुल नहीं चल पा रहे हैं। रोकना है अजय जी, आपकी पार्टी को मानना पड़ेगा, आप नहीं चल पा रहे हैं। नहीं, गलत कह रहे हैं आप, हम चल पा रहे। वो महागठबंधन भी हमारे सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ बनाने की अच्छा चलिए, आप जब सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, आप सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं प्रदीप जी, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, आप ये बता दीजिए, आप ये बता दीजिए कि तेजस्वी यादव और राहुल प्रसाद यादव के बेटे और बेटियों पर जो आरोप लगे हैं वो भ्रष्टाचार के आरोप है कि नहीं? प्रदीप जी, लालू प्रसाद यादव के बेटे और बेटियों पर जो आरोप भ्रष्टाचार के है कि नहीं? कोई राजनीति में किसी के भी ऊपर आरोप कोई लगा सकता है, उनका लड़का अपराधी सिद्ध नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व्यापम घोटाले में अपराधी सिद्ध अभी तक नहीं हुए, आप ही की भाषा है के अंदर कितने बड़े। चलिए, जाहिर सी बात है आप लोग सिर्फ कानूनी दाव पेच का फायदा उठाकर जनता की आंख में धूल झोंकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ओम थांगवी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। थांगवी साहब, बिहार के इस घटनाक्रम को आप किस नजर से देखते हैं? क्या आपको वाकई में लगता है कि ये भ्रष्टाचार और सुशासन के लिए उठाया गया कदम है, या दरअसल ये एक अवसरवादी राजनीति की बेहतरीन मिसाल है? देखिए, मैं नीतीश कुमार जी की बहुत इज्जत करता आया हूं और उनका इतिहास रहा है, एनडीए के साथ में रहे, लेकिन पिछले काफ़ी वर्षों में उन्होंने जिस ढंग से सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज़ खड़ी की, तो एक तरह से वो विपक्ष के नायक बन गए थे और लोग उनको अगले प्रधानमंत्री के रूप में, अगर कोई ऐसा महागठबंधन बनता है तो उसमें देखने लगे थे। और हर कोई जानता है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार की जनता ने हराया, यानी सांप्रदायिकता को हराया, और नीतीश कुमार की जीत सांप्रदायिकता के नाम पे भारतीय जनता पार्टी पर हुई। आज जिस तरह से उन्होंने जो रूप बदला है, मुझको कम से कम लगता है कि इससे समाजवाद की जो राजनीति देश में चलती है, धीमे धीमे करके समाजवादियों पे भरोसा उठता चला गया, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने और शरद यादव ने उसको बना के रखा था, लेकिन आज उसको बहुत बड़ा धक्का समाजवाद की राजनीति को लगा है। जी उर्मिलेश जी, थांगवी साहब बहुत ही सधे हुए शब्दों में अपनी बातों को कर रहे हैं, लेकिन आपने और सिंह साहब ने इसे बड़े अलग अंदाज में प्रस्तुत किया। लेकिन आज बिहार की जनता क्या सोचे? जिस बिहार की जनता के हितों की सुरक्षा करने के लिए तमाम राजनीति हो रही है, पहले महागठबंधन और उसके बाद अब बीजेपी और जेडीयू का साथ आना और रातों रात सरकार को बना देना, क्या वाकई में किसी भी जनता के और जनादेश के आधार पर देश में राजनीति हो रही है? देखिए, बिहार के साथ वाकई वहाँ की जनता के साथ एक बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है, क्योंकि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का जो गठबंधन था, जैसा कि सिंह साहब ने कहा, मैंने भी कहा कि उस वक्त भी उनको मालूम था कि ये सजा याफ्ता हैं, फिर भी भ्रष्टाचार को इग्नोर करके आपने अलायंस किया, क्योंकि तब आप फासिस्ट या कम्युनल फासिज्म को लड़ रहे थे, अकॉर्डिंग टू नीतीश कुमार एंड लालू प्रसाद यादव जी। लेकिन आज आप अलग हो रहे हैं, तो जनादेश का अपहरण है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो लालू प्रसाद का भी खेमा है बिहार में, जिसमें अपार समर्थन वहां के दलितों ने, पिछड़ों ने और उन तमाम लोगों ने दिया जो चाहते थे कि सदियों का जो एक दशकों का जो वहां पर उत्पीड़न है वो खत्म हो जाए, उनके साथ भी बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, क्योंकि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ अगर कोई पिछड़ा या दलित नेतृत्व है, वह भी उस समाज के साथ न्याय नहीं कर सकता। बिहार की जनता इसीलिए मैं समझता हूं कि जो बड़ी आबादी है वहां की, वो विभाजित है। जो अगड़े हैं, जो सवर्ण समाज है, देखिए बहुत साफ साफ बात की जानी चाहिए, गोलमोल बात नहीं की जानी चाहिए। सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार बीजेपी की गोद में फिर बैठने के लिए मजबूर इसलिए हुए हैं कि उनको लगा कि उनका जो सवर्ण जनाधार है उसमें गहरा विभाजन होता जा रहा है, सारा का सारा बीजेपी के हवाले होता जा रहा है। यही कारण था, क्योंकि पिछड़ों में नीतीश कुमार का वह बेस नहीं है, क्योंकि उनकी आबादी के हिसाब से बहुत कम हिस्सा आता है। दूसरी बात कि लालू प्रसाद का जो हिस्सा
हिस्सा है जो सबसे बड़ा है, उसमें भी गहरा विभाजन है, क्योंकि लोग चाहते हैं एक अच्छा नेतृत्व, एक ईमानदार, सक्षम, समर्थ और प्रगतिशील सोच वाला नेतृत्व, जो लालू प्रसाद नहीं दे सके थे। उनके पुत्र तेजस्वी को लेकर लोगों में संभावनाएं नजर आ रही थी, लेकिन तेजस्वी पर जो आरोप लगे हैं, मैं ये मानता हूं कि इससे ज्यादा गंभीर आरोप बीजेपी के कई मंत्रियों पर हैं, कई बीजेपी के राज्यों के बड़े मुख्यमंत्रियों पर हैं, और ये एफआईआर केवल है, ये इससे कन्विक्शन नहीं है। नीतीश कुमार का लॉजिक इस गठबंधन से अलग होने का बिल्कुल बेबुनियाद है। उसकी वजह करप्शन नहीं है, कुछ और है जिसका खुलासा मीडिया को करना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि बिहार की जनता के लिए सचमुच ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है। दोनों की कशमकश में कहीं ना कहीं लोकतंत्र वहां पिचक रहा है। जफर इस्लाम साहब, अब एक बड़ा सवाल यह होता है कि भाई अब तो ये तय माना जाए कि चाहे आज रात समर्थन के साथ साथ सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाए या कल सुबह, सरकार तो बननी तय है जेडीयू और बीजेपी की। अब इसमें बड़े भाई की भूमिका किसकी और छोटे भाई की भूमिका किसकी, इस पर भी संदेह नहीं है, क्योंकि ज़्यादा सीटें जेडीयू के पास हैं तो शायद बड़े भाई जेडीयू ही रहेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज तो आप सरकार बना लेंगे, 2019 के बारे में क्या विचार है आप लोग का? मिलकर रहेंगे या उस वक्त स्थिति कुछ अलग होगी? जफर इस्लाम साहब जी, कैन यू जस्ट रिपीट द क्वेश्चन बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ। जी, सवाल ये है कि अभी तो आप दोनों मिलकर सरकार बनाने के लिए अग्रसर हैं और न या तो कल सुबह या परसों तक आपकी सरकार बन जाएगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे और छोटे भाई की भूमिका में भी जीपी रहेगी। लेकिन 2019 तक जाते जाते ये भाई भाई का प्रेम रहेगा या उस वक्त फिर आप लोग वही करेंगे जो आप लोगों ने 15 में किया था? देखिए, 125 करोड़ की जनता देख रही है कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी करप्शन के खिलाफ लड़ाई कर रही है। उसी तरह आज जनता दल यूथ भी इस चीज़ के जो मुहिम उन्होंने बताया था, जो उन्होंने स्टेटेड ऑब्जेक्टिव उनकी बताया था, उस पर खरे उतरते हुए उन्होंने रिज़ाइन किया और हमारे उस लड़ाई में पूरे साथ देने के लिए खड़े हुए। ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियों को जनता से काफ़ी निपटेगी उनसे, इसलिए कि जनता जानती है कि ये दोनों पार्टियां बहुत करप्ट है, इनके लीडर्स करप्ट है और इन्होंने देश की संपत्ति को लूटा है। और दूसरी तरफ ऐसी पार्टी है जो कि सिर्फ देश को बनाना चाहती है, देश के लोगों के हित में काम करना चाहती है। जफर इस्लाम साहब, आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे कि आपकी पार्टी के किसी भी नेता पर कोई एफआईआर नहीं है और आपके पार्टी के किसी भी एफआईआर युक्त नेता पर सत्ता पर हासिल नहीं है। क्या आप आज वाकई में ताल ठोक कर कह सकते हैं इस तरह कि आपके नहीं, मैं प्लीज इस सवाल का जवाब दे दीजिए। पॉलिटिकल नहीं, भ्रष्टाचार के आरोप, क्या भ्रष्टाचार के आरोपित आपके पार्टी का एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर एफआईआर है? हाँ या ना बताइए। देखिए, पिछले 3 साल से बताइए कौन हमने भ्रष्टाचार किया? मैं 3 साल की बात नहीं कर रहा, मैं 3 साल की बात नहीं कर रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, जफर इस्लाम साहब, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल भटकाइए मत। जफर इस्लाम साहब होती हुई दिख रही है, इसलिए जफर साहब आप बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, इसलिए मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। बस अपने दिल पर हाथ रख के कह दीजिए कि आपकी पार्टी का एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर एफआईआर हो भ्रष्टाचार का, जो सरकार में शामिल नहीं है। भ्रष्टाचार किया या नहीं ये बात नहीं है, सरकार में शामिल नहीं है। बोल दीजिए हाँ या ना। मैं कह रहा हूं, नहीं, मैं उसी को कह रहा हूं कि अगर कोई भ्रष्टाचार में अगर इन्वॉल्व होगा तो हमारी पार्टी उस पर कभी भी उसको बख्शेगी नहीं और हमारी पार्टी उसके साथ जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी वो लेगी। अरे भाई, आपने लोकपाल का विधेयक संसद में पारित हुआ, लोकपाल आज तक नहीं बना। आपकी सरकार है, आप किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं होने देंगे, आप किसी के खिलाफ केस नहीं चलने देंगे, आप किसी का कन्विक्शन नहीं होने देंगे, कोर्ट में मामला ही नहीं जाएगा, आपका अभियोजन ही नहीं बनेगा और आप कह लीजिए कि आप ईमानदार हैं, व्यापम हो जाएगा, ललित गेट हो जाएगा, माल्या चला जाएगा, वसुंधरा राजे की कैबिनेट के न जाने कितने मंत्री, अभी हाल में छत्तीसगढ़ के एक बड़े मंत्री पर मामला आया है। क्या बात करते हैं? इसलिए केवल आप दूध के धुले अपने को बता रहे हैं, क्योंकि आपकी सरकार इतनी ताकतवर है कि किसी को वो नहीं छोड़ेगी, चाहे समाज के जितने घटक हैं सब पर वो काबिज रहेगी कि कोई उसको एक्सपोज करने में आगे ना आवे। जी जफर भाई बताइए। देखिए, इस तरह के आरोप बिल्कुल गलत है
तो मैं नाम लेता हूं ब्रजमोहन अग्रवाल का, उनकी धर्मपत्नी पर क्या आरोप लगा है? सिद्धांतिक पार्टी है, सिद्धांत पे बिलीव करती है हमारे। चलिए जफर साहब, जफर साहब देखिए, मैं क्षमा चाहता हूं, उर्मिलेश जी ने अभी पूरी फहरिस्त आपके सामने रख दी और आप भी जानते हैं कि वास्तविकता नहीं है। लड़ाई भ्रष्टाचार की एक अलग मुद्दा है, लेकिन नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सिर्फ इस्तीफा दिया, यह बात किसी के गले के नीचे उतरती नहीं है। हम सब जानते हैं ये राजनीति है। बर्ताव करना। आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। हम प्रस्तुत करते हैं खबर ठीक वक्त पर, यानी कि आप अपनी घड़ी में ला सकते हैं हमसे। आज की बड़ी खबर ये